बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और माशाल्लाह से हमारा 9th क्लास में से भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कवर हो चुका है और फर्स्ट ईयर में से भी कवर हो चुका है। अब जो पोर्शन रह गया है वो बीएससी की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बुक में से हमने करना है इंशाल्लाह। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का टॉपिक फ़ैराडेज़ लॉज पढ़ेंगे। और फ़ैराडे के जो लॉज हैं वो 2 लॉज हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के ये लॉज हैं। इनकी डिटेल्स देखेंगे और साथ में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी मैं आपको, ताकि आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो और आप मज़ीद जो है लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फ़ैराडेज़ लॉज की, कि इन लॉज को जो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई करना पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इन लॉज की ये सिग्निफिकेंस है कि इसमें कोई भी हमारे पास लिमिटेड वैल्यू नहीं होती टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन की। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन की कोई भी वैल्यू हो, हम इन लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ये बहुत अच्छी बात है इन लॉज की। इसके अलावा जो है हम वेट मालूम कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मीन कि इस तरह का कुछ सेटअप होता है, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हम एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो है 2 रॉड्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो है उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, दोनों रॉड्स को, वहाँ से बिजली पास करवाते हैं या करंट पास करवाते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम बाहर से क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है? केमिकल एनर्जी में। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस करंट के पास होने की वजह से वहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में हमें इलेक्ट्रोड्स पे, यानी कि एनोड और कैथोड पे हमें या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर किसी एक इलेक्ट्रोड पे हमें कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक मिल रहा होता है। तो इन लॉज को जो हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं ना, तो उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है, जितनी उसकी डेपोजिशन हो रही होती है, और अगर वो गैस है वहाँ से गैस लिबरेट हो रही होती है, तो गैस की सूरत में वॉल्यूम और उस किसी सॉलिड की सूरत में उसका मैस मालूम कर सकते हैं हम इन लॉज को यूज़ करते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी करंट पास करवा के हमें कोई भी प्रोडक्ट का मैस मिलता है, उसको हम कहते हैं उसका प्राइमरी मैस, या हम प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है करंट के गुजरने की वजह से, जो करंट के गुजरने की वजह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेसिकली फैराडेज़ लॉ से हम प्राइमरी प्रोडक्ट की वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम अपना फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ स्टूडेंट क्या कहता है? वो हमें ये कहता है, अच्छा सबसे पहले ये देख लेंगे फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो हैं या फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? वो बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट इलेक्ट्रोड्स एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेट और इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी है उनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें पता चल रहा होता है। मेन ये 2 बातें हैं। इसके अलावा जो है इक्विवेलेंट मैस जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ देखें स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ये कहता है हमें कि जो भी हमें प्रोडक्ट का वेट या जो भी प्रोडक्ट का मैस हमें ऑब्टेन हो रहा होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट यहाँ से पास करवाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा वेट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने इक्वेशन की फॉर्म में ही लिख दी है। इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सॉल्यूशन। ठीक है, क्यू जो है वो चार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है जो कि वहाँ से फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट आ जाएगा, जी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। और उसके बाद क्यू आपको पता है, पीछे हम प्रीवियस लेक्चर्स में, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? आई मल्टीप्लाई टी। मीन के टी टाइम में जितना करंट फ्लो कर रहा होता है वो वहाँ पे
जितना चार्ज फ्लो होता है करंट की वजह से वो हमारे पास क्यू होता है, ठीक है। आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू पुट की तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जी आई टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के लिए, तो फिर जो है वहाँ पे कितना क्यू फ्लो करेगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो क्यू मीन के 1 कूलम जो है वो चार्ज वहाँ पे फ्लो करेगा जब करंट 1 एम्पियर होगा, और टाइम 1 सेकंड टाइम के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो 1 कूलम चार्ज जो है वो उस सारे सेल के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज जब होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी हो गया। अब जी को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। जी मैंने यहाँ पे बताया कि कांस्टेंट है। जी क्या, कौन सा कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों ने नोट कर लेना है कि जी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास है, और यहाँ से इस डेरिवेशन से हम इजीली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कर सकते हैं कि वो मास प्रोडक्ट का जो कि प्रोड्यूस होता है कब, जब हम 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो हमें मास ऑब्टेन्ड होगा प्रोडक्ट का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट प्रोडक्ट। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस वक्त हमें किसी भी इलेक्ट्रोड के प्रोडक्ट का जो मास ऑब्टेन्ड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब 1 कूलम क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है, ठीक है, चार्ज का या इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है। ये स्टूडेंट स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट है। एक लार्जर यूनिट की बात करते हैं। ये जो है 1 कूलम एक स्मॉल यूनिट है, लार्जर यूनिट होता है फैराडे, ठीक है। फैराडे लार्जर यूनिट है। इसको थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं कि फैराडे क्या होता है, ठीक है। ये 1 कूलम स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, और फैराडे जो है वो लार्जर यूनिट है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन हमने फिल किया है। 2 रोड्स लगाए हैं, दोनों सिल्वर के रोड्स हैं, ठीक है, एनोड भी और कैथोड भी। हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया उस पर ऑक्सीडेशन होगी तो इसको हम एनोड कह देंगे, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया वहाँ पे रिडक्शन होनी है, उसको हम क्या कह देते हैं, कैथोड कह देते हैं, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, चूंकि ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा कि सिल्वर ने यहाँ से घुल जाना है इस इलेक्ट्रोड ने, मीन यहाँ से सिल्वर के आइंस जो हैं वो निकल के आएंगे, और मीन की ऑक्सीडेशन होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से फ्लो करेंगे, जाएंगे यहाँ पे इसके पास कैथोड के पास। कैथोड पे क्या होगा, यही Ag पॉजिटिव आइन जो कि सोल्यूशन में भी प्रेजेंट थे, AgNO3 का सोल्यूशन था Ag पॉजिटिव आइन, और यहाँ से भी निकल रहे थे एनोड से, तो वही Ag पॉजिटिव आइन जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, कैथोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और वहाँ पे उनकी रिडक्शन हो जाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन के यहाँ पे जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर की एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो घुलता जाएगा। चलें, ये सारा पिछला कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हम ये समझना चाह रहे हैं कि फैराडे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी क्वांटिटी है, कौन सा बड़ा यूनिट है, कैसे है ये, इसको डिराइव करके देखते हैं। अब मैंने बताया कि अगर तो एक सिल्वर का एटम है और उसकी रिडक्शन होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन पिक करेगा और वो सिल्वर न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एटम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है। अगर 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम्स होंगे, मीन कि इसकी क्वांटिटी 1 मोल है, तो उस वक्त हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे इसको यहाँ पे डिपॉजिट करवाने के लिए, या डिस्चार्ज करने के लिए, या रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल्टन आई ड्रॉप मेथड में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सिंपल सी बात है, एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल होंगे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, सिंपली हमने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जितने पार्टिकल्स 1 मोल में हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मीन के हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाता है 96500 कूलम,
और ये जो 96500 कूलम है इसी को हम 1 फैराडे कहते हैं, यानी कि ये क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। और 1 कूलम जो होता है छोटा यूनिट होता है, और 96500 कूलम्स जो है ये इक्वल होता है 1 फैराडे के, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें अगर, तो हमने कहा कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस वक्त जो है हमारे पास क्या होगा, फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आएगा कैसे, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब 1 मोल जो है वो सिल्वर के आयंस डिस्चार्ज हम करवाएंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, 96500 कूलम्स चार्ज है। ठीक है, 96500 कूलम का जो चार्ज है वो रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस को डिस्चार्ज या रिड्यूस करवाने के लिए। कितना चार्ज रिक्वायर है 1 मोल सिल्वर आयंस को रिड्यूस करवाने के लिए, 96500 कूलम्स। अब हम ये देखें कि 96500 कूलम्स तो 1 मोल सिल्वर को रिड्यूस करवा रहा है, तो अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो तो फिर वो कितने सिल्वर को रिड्यूस करवाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे जी को भी एक्सप्लेन मैं करना चाह रही हूँ, जी को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि जी को मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जी क्या है, जी मैंने पहले आपको बताया कि जब क्यू की वैल्यू 1 होती है तो इस वक्त जो है वो जी वो वेट होता है जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा होता है। तो यहाँ से हम वही डिराइव करना चाह रहे हैं कि 1 मोल सिल्वर आयंस को रिड्यूस करवाने के लिए 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स 96500 कूलम्स चार्ज की ज़रूरत है 1 मोल सिल्वर आयंस को डिस्चार्ज करवाने के लिए। तो स्टूडेंट 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करेगा तो उस वक्त सिल्वर की कितनी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगी, कितना प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा, यहाँ पे सिल्वर कितना मिलेगा, उसका मैस कितना मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 96500 जो है वो हमें 1 मोल दे रहा है, और 1 मोल का कितना मैस होता है, 108 ग्राम होता है सिल्वर का। ठीक है, एटॉमिक मैस हम कह लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 कूलम का हम निकालेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 96500, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब 1 फैराडे था तो उस वक्त हमें सिल्वर का 1 मोल जो है वो ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, 1 फैराडे मीन 96500 कूलम्स चार्ज फ्लो हो रहा था, तो सिल्वर का हमें 1 मोल ऑब्टेन हो रहा था, और 1 मोल का मैस होता है 108। ठीक है, और 108 ग्राम, और फैराडे की वैल्यू यहाँ पे 96500 में यहाँ पे अभी एफ लिखती हूँ। ठीक है, एफ 1 फैराडे जब हम चार्ज फ्लो करवाते हैं तो 108 ग्राम हमें मैस मिलता है। तो जब हम 1 कूलम फ्लो करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ राइट की है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 96500, और यही हमारे पास जी है, यही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस है। मीन कि जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से, तो उस वक्त जितना मैस हमें इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑब्टेन हो रहा होता है प्रोडक्ट का, उस मैस को हम उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस कहते हैं। अब इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जी की हम वैल्यू, जी का हम फार्मूला बनाते हैं जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट ये जी हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक मैस है जिसको हम मॉलिक्यूलर मैस, अगर मॉलिक्यूलर स्पीशी होगी तो मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। तो सिंपली 108 की जगह पे मैंने कैपिटल एम राइट कर दिया, मीन के मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय यहाँ पे 96500 है, तो यहाँ पे 96500 क्या होता है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कैपिटल एफ राइट कर दिया यहाँ पे मैंने। फिर मैंने जो है यहाँ पे जी राइट किया है 2 लाइंस लगा के। ये जी क्या है, ये स्टूडेंट चार्ज है उस आयन के ऊपर। सिल्वर के केस में अगर हम देखें तो इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई करें भी सही, तो ये 96500 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर सिल्वर के अलावा किसी और स्पीशी का हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका चार्ज या फिर हम कहते हैं उसकी वैलेंसी या फिर उसका एन फैक्टर यहाँ पे पुट करना होगा। तो जी क्या है, यहाँ पे मैंने राइट किया, जी जो है वो चार्ज है या एन फैक्टर है या फिर उसकी वैलेंसी है किसी भी स्पीशी की, या चार्ज, यानी कि सी से भी इसे हम फाइंड यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी ना स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर दें जी की ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर दें। तो जी की जगह पे हम लिख देंगे m डिवाइडेड बाय एफ, और साथ में जी आ जाएगा, यानी कि जी क्या है, चार्ज ऑन दैट स्पीशी जो कि डिस्चार्ज हो रही है, मल्टीप्लाई हमारे पास ये वाला क्यू आ गया। अब क्यू की वैल्यू पुट कर दें, आई मल्टीप्लाई टी था तो क्यू की जगह पे आई टी हो गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट कर दी। ठीक है, इसको लेबल कर दी, क्वेश्चन 2 का नेम दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये देखें कि m डिवाइडेड बाई जी जो है, ये कैपिटल M डिवाइडेड बाय जी, या हम कह लें कि एटॉमिक मैस या फिर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एनी स्पीशी डिवाइडेड बाय चार्ज और वैलेंसी ऑन दैट स्पीशी, इसको हम कहते हैं EM, यानी कि
केमिकल इक्विवेलेंट मास, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास को हम कैपिटल जी से शो करते हैं और केमिकल इक्विवेलेंट मास को हम कैपिटल ई से और साथ में स्मॉल एम राइट करते हैं। ये हमारे पास है केमिकल इक्विवेलेंट मास। केमिकल इक्विवेलेंट मास किसी भी स्पीशी का कैसे निकालते हैं, सिंपली इसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट मास आ जाता है। अब इस इक्वेशन में हम m ओवर z की जगह पे ई एम पुट कर सकते हैं, तो सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास w इज इक्वल टू ई एम ओवर एफ आई टी आ गई, ये इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट उसके बाद हम देखें तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें, m को जो है इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे m आके डिवाइड हो जाएगा तो w ओवर m आ जाएगा, ठीक है। w ओवर m इज इक्वल टू ये वाला आई टी डिवाइडेड बाई एफ और z, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। w ओवर m क्या है, मैस ओवर मोलर मैस, जो कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे n रिप्लेस किया, इसकी जगह पे n राइट किया हमने, इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई जी। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इसमें अगर हम बाकी सारे कांस्टेंट हो तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन यहाँ पे निकल रहा है वैलेंसी के साथ n का, नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंसी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसको भी हम न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ है फैराडेज का, जिसको हम यूज़ करके किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वीडियो को जो है रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे से देख लिया करें, फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, साथ में जो पढ़ें उसको राइट डाउन कर लिया करें, ताकि बाद में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो आप उसको रिपीट करें, लाजमी रिवाइज करें। और कोई भी किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो फ़ायदा देती है हमें, वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना होता है। स्पेशली स्टडी की बात करूँ तो जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे रिपीट करें, रिवाइज करें, फिर वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है और कभी नहीं भूलती, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आगे चलने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट भी बता दूं कि कुछ बुक्स में w की जगह पे स्मॉल m भी राइट किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये मैथ्स है, मैथ्स की जगह पे आप वेट लिखें, w लिखें या m लिखें, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ये लेक्चर जो है मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री की 3 बुक्स से जो है कंबाइन करके बनाया है, सनाउल्लाह सर की बुक से और गुलाम रसूल चौधरी सर, और इसके अलावा जो है हक नवाज़ भट्टी सर। तो उन तीनों की बुक से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर इस लेक्चर से अगर आपको समझ आ जाए और आपको कुछ गेन हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में मुझे बता दिया करें। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने 2 टर्म यूज़ की थी, एक केमिकल इक्विवेलेंट मास और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मज़ीद, ताकि जो है वो कंसेप्ट माइंड में अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने आपको बताया कि जो केमिकल इक्विवेलेंट मास होता है या जस्ट इक्विवेलेंट मास होता है, वो हम कैसे किसी भी स्पीशी का फाइंड कर सकते हैं, उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को उसके ऊपर जो चार्ज होता है या जो उसकी वैलेंसी होती है या जो उसका एन फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो सिल्वर के केस में हम देखें Ag प्लस आइन है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो 108 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो सिंपली 108 आ जाएगा। तो 108 क्या होगा, वो इसका केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो उसका ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास है उसको हम डिवाइड करते हैं फैराडे से, ठीक है। फैराडे की वैल्यू होती है 96500, तो 108 था हमारे पास इक्विवेलेंट मास सिल्वर का, 108 डिवाइडेड बाय 96500 करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास इसकी जी की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। फिर सोडियम के केस में देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और उसके ऊपर चार्ज +1 है, डिवाइड बाय 1 करेंगे जो आंसर आएगा 23 आएगा, वो हमारे पास होगा इक्विवेलेंट मास। और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 फैराडे करेंगे 96500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये इसका जी की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास है। फिर हम कैल्शियम की बात करें स्टूडेंट्स, ये +2 आइन, इसका अगर हमने इक्विवेलेंट मास और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो इसका एटॉमिक मास 40 है, डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी +2 या इसके ऊपर जो चार्ज है, आंसर हमारे पास आया 20 क्या है, इसका केमिकल इक्विवेलेंट मास है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए हम इसके केमिकल इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर देंगे 96500 से, तो ये जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है हमें, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमें बताता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हों और उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें
तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक कंटेनर है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट को फिल किया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के जो दो रॉड्स नज़र आ रहे हैं, ये दोनों सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं। सिल्वर के इलेक्ट्रोड को जब उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सिल्वर की रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं रिफाइनिंग वाला, कि जब भी सेम इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वहाँ पे रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे उसमें कॉपर सल्फेट लेंगे और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड यहाँ पे ब्लू कलर के मैंने लगाए हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे और साइड वाले दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा, ये इसका नेगेटिव होगा, यहाँ से नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये इसका नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे सिल्वर के जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर पॉजिटिव आयंस में, यहाँ पे एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव आयंस में चेंज होंगे। फिर यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी के ऊपर जो है वो चिपकते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का रोड का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ना, जो उसका वेट है, ठीक है, लेट्स सपोज इस केस में हम सिल्वर का कह दें, सिल्वर का वेट, और साथ में जो है हम रेशो ले लेते हैं, दूसरे केस में हमारे पास कॉपर का वेट मिलेगा, तो कॉपर का वेट जो है वो इक्वल होगा इन सिल्वर का इक्विवेलेंट मैस, ठीक है, इक्विवेलेंट मैस ऑफ सिल्वर रेशो इक्विवेलेंट मैस ऑफ कॉपर। ये है सिंपली सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, बताता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वहाँ पे जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं उनके वेट्स की जो रेशो है, जहाँ पे जितना भी वेट मिलेगा प्रोडक्ट का, उनके वेट्स की रेशो जो है उनके इक्विवेलेंट मैसेस की रेशो के इक्वल होती है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ठीक है। इस यहाँ से इस चीज़ की आपको कुछ हद तक समझ आई होगी, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल बात है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं उनके वेट्स की रेशो उन्हीं प्रोडक्ट्स के अपने जो है केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स की रेशो के इक्वल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जब भी हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वहाँ से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं उन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में से, तो हमें जो इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके वेट्स की रेशो उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स की रेशो की इक्वल होती है। ये हमारे पास डेफिनेशन से इक्वेशन बनी थी। अब इसको हमने प्रूफ करना है, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट लॉ है उसमें हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था, वहाँ पे W=EM यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट मैस मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय F। तो अब हम इसमें जो है क्या करेंगे, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमने बनाए हैं उन दोनों के लिए, सिल्वर के लिए और कॉपर के लिए अलग-अलग यही वाली इक्वेशन राइट कर लेंगे। चूंकि ये सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, और लेट्स सपोज कि हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करवा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी, टाइम और करंट सब कुछ जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए जो है जस्ट हमने W और E जो सिल्वर के लिए जब लिखेंगे तो इसके साथ Ag लिख देंगे और कॉपर के लिए लिखेंगे तो साथ में Cu लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इक्वेशन ये जो लेट्स सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये बाकी सारी जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी जो सेम है। जब डिवाइड करेंगे तो ये I भी कैंसिल हो जाएगा, T भी कैंसिल हो जाएगा और F भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी डिवाइड करने के बाद, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये इन दोनों की रेशो यानी कि उनके वेट्स की रेशो उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स की रेशो की इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फैराडे जो है वो प्रूव हो गया। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, इक्वेशन राइट की और फिर इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। तो ये वाली इक्वेशन जो है न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि जो हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हम इन लॉज को यूज़ किस तरह से करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, मैं वैसे पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कैलकुलेट मैस ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट अ कैथोड बाय अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट फॉर 40 मिनट्स।
ठीक है। निकल का हमने मैस फाइंड करना है, तो WNI ये निकल का मैस हमने फाइंड करना है। करंट फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर्स। एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है निकल सल्फेट का, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसमें से 1.5 एम्पियर करंट पास करवाएंगे। कितने टाइम के लिए? 40 मिनट्स के लिए हमने निकल का मैस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से ये फर्स्ट लॉ जो था फैराडे का, वहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब सबसे पहले जो है कैपिटल M मीन के निकल का जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास आ जाएगा 58.7, मल्टीप्लाई करेंगे करंट के साथ 1.5 एम्पियर था, मल्टीप्लाई टाइम 40 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय फैराडे की वैल्यू आपके पास होती है 96500 और मल्टीप्लाई कर देंगे निकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, Ni+2 आयन होते हैं तो 2 जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.095 ग्राम्स। तो ये हमारे पास निकल का वेट आ जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम निकल सल्फेट को यूज़ करते हुए बनाएंगे और वहाँ से इतना करंट इतने टाइम के लिए पास करवाएंगे तो इतना मैस हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन लिया, उससे हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से हमने करंट पास करवाया 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए, ठीक है। और सिल्वर का जो वेट हमें ऑब्टेन हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर वो 60.8 ग्राम्स ऑब्टेन हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने करंट कितना पास करवाया, तो यहाँ पे हमने करंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ से, GI/T, W=GI/T। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, I=W/G/T, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ हमें पता है। वेट जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 60.8 ग्राम्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 60.8 ग्राम और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी की वैल्यू। अगर हम देखें तो ये क्या है, सिल्वर है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। नहीं सॉरी, जी की वैल्यू 1 नहीं आएगी, ये वैलेंसी या चार्ज नहीं है ये, बल्कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस है। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैस को फाइंड करने का फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्विवेलेंट मैस डिवाइडेड बाय फैराडे हम करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सिल्वर के केस में इसका जो केमिकल इक्विवेलेंट मैस होता है वो 108 होता है, डिवाइडेड बाय 96500 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे वैल्यू फिर पुट करेंगे। बाकी जब जी की जगह पे 108 डिवाइडेड बाई 96500 पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 9650 जो है वो डिवाइड का फर्दर डिवाइड हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 96500। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और नीचे हमारे पास क्या बच गया, टाइम बच गया। टाइम जो था वो 3 घंटे था, तो 3 घंटे को हम मिनट्स में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड में करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.036 एम्पियर, ठीक है, आई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर करंट जो है वो 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है 5 आवर्स के लिए और हमारे पास वेट जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे वो 22.2 ग्राम्स है और हमें नहीं पता कि वो कौन सी स्पीशी है, कौन सी मेटल है जो कि डिस्चार्ज हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है। हमें कैथोड पे जो है ये अमाउंट मिल रही है और हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एटॉमिक वेट जो है उस मेटल का 177 है। हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ से ये वाला फार्मूला हम लेंगे, W=EM/F×I/T। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट मैस को साइड पे कर लेंगे, बाकी सारी स्पीशीज़ को इधर ले आएंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। अब हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि वेट की वैल्यू 22.2 ग्राम्स दी हुई थी, फैराडे की वैल्यू हमें पहले से पता है 96500 और करंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 एम्पियर है, सॉरी यहाँ पे 3 पुट करेंगे और टाइम जो है वो 5 घंटे था, तो उसको सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 2 टाइम्स करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में चेंज होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये केमिकल इक्विवेलेंट मैस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद केमिकल इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 39.6। फिर हमें पता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी और चार्ज और एन फैक्टर हम कह सकते हैं, यानी कि एटॉमिक मास को एन फैक्टर से या चार्ज से या वैलेंसी से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का फार्मूला होता है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। जी हमने फाइंड करना है
जी को एक साइड पे करेंगे, ये इक्विवेलेंट मास जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मास हमें दिया हुआ था 177 एटॉमिक वेट जो दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ गया 39.6। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा +4। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी उस स्पीशी की जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए और बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, नेट से प्रैक्टिस किया करें। नेट से कुछ जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस निकाल लिया करें, बहुत से मिल जाते हैं, या फिर किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो आप मार नहीं खाएंगे। अगर MCQs आ जाते हैं, MCQs की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तब तक जो है आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप प्रैक्टिस करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, क्योंकि इस टॉपिक में से बेसिकली जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस टाइप का MCQs आ सकता है कि जो फैराडेज लॉज हैं वो हमें बेसिकली जो है वो कौन सा वेट बताते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो टर्म हम यूज़ करते रहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास की बात करते रहें। अच्छा, इंपॉर्टेंस की बात कर लें फैराडेज लॉज की, तो यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रही, इंपॉर्टेंस में सिंपल आपको पता है यहाँ पे हमने वेट फाइंड किया है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल वेट फाइंड किया है, हम करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं फैराडेज लॉज को यूज़ करते हुए, और इसके अलावा जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी इंपॉर्टेंस है फैराडेज लॉज की कि इससे हम क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी आपको सिग्निफिकेंस बता दी थी कि हमें जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट हासिल होते हैं और प्राइमरी प्रोडक्ट का वेट फाइंड करते हैं। वेट किसी भी शक्ल में हो सकता है, W की फॉर्म में हो सकता है, Z की फॉर्म में हो सकता है, और जो है इसके अलावा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं दूसरों से तो हमारा अपने नॉलेज में भी इजाफा होता है और दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा होता है, तो हमें उससे जो है वो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छे से जो है हम समझ सकते हैं, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं जब हम दूसरों की भलाई के लिए कोई काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाती रहूं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें और सीखते रहें और आगे बढ़ें। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।